आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस पे हम बात करेंगे और इसमें भी एक टॉपिक हम लेंगे संघ सरकार। कौन सी सरकार? संघ सरकार। अब बताओ, संघ सरकार कौन से भाग में है? संविधान के जो भाग हैं 22, उनमें 5 नंबर भाग में उल्लेख है। संघ सरकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद आता है 52 से 151। 52 से 151 के अंतर्गत किसका उल्लेख हुआ है? संघ सरकार का उल्लेख हुआ है। देखिएगा, संघ का मतलब होता है केंद्र, सरकार का मतलब क्या होता है कि वह संस्था या सरकार वह संस्था है जो संविधान के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या करती है? संचालित करती है। लिखिएगा सरकार की परिभाषा, वह संस्था, सरकार वह संस्था है जो संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। उसे हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। देखिएगा, सरकार के जो अंग होते हैं वो अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक बार मैं इतना से इसको मिटा देता हूं यहां से, उसके बाद में हम पूरा लिखेंगे, पूरे बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिएगा, सरकार के जो अंग होते हैं, अंग 3 होते हैं। तो बताओ कौन कौन से होते हैं? एक आपकी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ये सरकार के क्या होते हैं? अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो देखना कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3। अब देखिएगा 3 अंग कौन कौन से होते हैं सरकार के, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये रही अपनी सरकार, और इस सरकार के अंगों की हम बात करें तो इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। एक होती है अपनी कार्यपालिका, कार्यपालिका। एक अपनी होती है न्यायपालिका। कौन सी पालिका? न्यायपालिका। अब देखिएगा, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। क्या काम है इसका? कानून बनाना, या मैं कहूं कानून का निर्माण करना। कानून बनाना इसका काम है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना होता है। तो न्यायपालिका क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है। क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है। कौन करती है? आपकी न्यायपालिका। अब बताओ, विधायिका कानून बनाती है। कानून बनाती कौन है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो बताओ, संसद का जो उल्लेख हुआ है वो उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो अनुच्छेद 79 से 122 के तहत किसका उल्लेख हुआ है? संसद का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किसका उल्लेख हुआ है? संसद का। अब बताओ, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में एक आता है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक आता है प्रधानमंत्री, एक आता है प्रधानमंत्री, और क्या आती है इसकी? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और बताओ कौन आते हैं? और आता है महान्यायवादी। कौन आता है? महान्यायवादी। कौन आता है? महान्यायवादी आते हैं। तो इतने तो आते हैं। समझ में आई क्या बात? कौन आते हैं? महान्यायवादी। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अब बताओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री
और आपके आगे महान्यायवादी, इनका उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद आते हैं 52 से 78 तक। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 से 78 तक। अब बताओ कि कार्यपालिका में आते कौन कौन है? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और एक कौन आता है? महान्यायवादी। और इस कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत इन सब का उल्लेख होता है। बताओ न्यायपालिका में आता कौन है? भाई साहब न्यायपालिका में आपका आता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख हुआ, उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 के तहत। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत किसका उल्लेख हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हुआ है, यानी न्यायपालिका का उल्लेख हुआ है। यानी केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जबकि राज्य में तो कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। इतनी चीज क्लियर हुई क्या? एक बार फिर से देख लीजिए आप कि सरकार के अंग हम बात करें 3 होते हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका को हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यवस्था, यानी व्यवस्था करना। तो बताओ व्यवस्था किसकी करेगी? है आपके खाने पीने की थोड़ी करेगी, ये कानून की व्यवस्था करेगी। किसकी व्यवस्था करेगी? कानून बनाना इसका काम है। कानून बनाती कौन है? संसद बनाती है। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किसका उल्लेख है? संसद का, यानी विधायिका का उल्लेख है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। बताओ कानून को लागू करती है और कार्यपालिका के अंतर्गत आती कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कौन आते हैं? महान्यायवादी। और इन सब का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 52 से 78 तक, यानी कार्यपालिका का जो उल्लेख हुआ अनुच्छेद 52 से 78 तक है। व्यवस्थापिका की हम बात करें, सॉरी न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना। क्या होता है? कानूनों की व्याख्या करना। और कानूनों की व्याख्या करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट करता है केंद्र में, और सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक हुआ है। अब आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने 147 तक तो बता दिया, लेकिन ऊपर आपने लिखा अभी 152 से लेकर 151 तक संघ सरकार का उल्लेख है। तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक जो उल्लेख है वो उल्लेख है केग का। किसका? केग, यानी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतना आपने लिखा तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे की बात किस प्रकार से होती है, आगे से हमारे और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो चीजें हम पढ़ते हैं। देखो नोट लगाकर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि अनुच्छेद 148 से 151 तक, 51 के बीच केग का उल्लेख है। केग का उल्लेख है। केग का मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। उसके बाद में मेरे को ये बताओ कि भारत में जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है। बताओ भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है? तो ध्यान में रखना है संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से यह संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही शब्द है, ध्यान में रखना। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही शब्द है। ब्रिटेन बोलो या मैं बोलूं इंग्लैंड, तो एक ही चीज है, ठीक है ना। अब देखो आगे की क्या बात, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ध्यान में रखना कि संसदीय जो शासन प्रणाली होती है वो भी कितने भागों में विभक्त होती है, यानी इसकी जो विशेषता होती है वो विशेषता की हम बात करते हैं। देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं को हम बात करते हैं।
संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अब बताओ संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता इसकी यह है कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? इस शासन प्रणाली में, इस शासन प्रणाली में, इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका, कौन सी पालिका? कार्यपालिका विधायिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी। यह चीज आप ध्यान में रखना कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन प्रणाली में। तो कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान में रखना कि शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो दो भागों में विभक्त होती है। तो वो भी हम अगली विशेषता जानते हैं। 2 नंबर की विशेषता जो कौन सी होती है वो देखो। देखिएगा अगली विशेषता, 2 नंबर की विशेषता कि इस शासन प्रणाली में, इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका, कार्यपालिका 2 भागों में, 2 भागों में विभक्त होती है। 2 भागों में क्या होती है? बांटी जाती है। देखिए 2 भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, यानी ये अपनी कार्यपालिका है और इस कार्यपालिका मुख्यतः कितने भागों में बांटी हुई है? 2 भागों में। एक होती है संवैधानिक प्रमुख, एक होती है संवैधानिक प्रमुख, वहीं दूसरी ओर होती है एक राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। ध्यान में रखना संवैधानिक प्रमुख इसी को बोलते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। इसे ही बोलते हैं, जो राजनीतिक प्रमुख होती है इसे बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। अब देखो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में जो अंतर है वो अंतर क्या है? यानी नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका बोलूं, ये होती कौन है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका है और ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है ओनली। जबकि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है या वास्तविक जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी जो भी शक्तियां होती है उन शक्तियों का वास्तव में जो प्रयोग करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रयोग नहीं करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो कार्यपालिका होती, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो आपका राष्ट्रपति। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है? इस संवैधानिक प्रमुख जो कार्यपालिका होता है इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। क्या होते हैं? हेड होते हैं। आपको यह भी चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिएगा, अब हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। किसकी बात करते हैं? संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं। और संघ की कार्यपालिका जो स्टार्ट होती है वो होती कहां से? 52 से 78 तक आती है संघ की कार्यपालिका।
संघ की जो कार्यपालिका है, उस संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख हुआ है वो उल्लेख 52 से 78 तक हुआ है। देखिएगा, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, बताओ संघ की जो कार्यपालिका है उस संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख हुआ है वो उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक हुआ है। कौन से अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52। अब देखिएगा, सबसे पहले संघ की कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद 52 से 78 तक? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 से 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 तक किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है, यानी राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य बातें होती है उनकी हम बात करते हैं। विशेष तथ्य ध्यान में लगाकर लिखना, आप विशेष लगाकर लिखना। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। अब बताओ प्रथम नागरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जनगणना की जो शुरुआत होती है, जनगणना की शुरुआत इसी से होती है। क्योंकि राष्ट्रपति की जो जनगणना की शुरुआत, यानी क्योंकि जनगणना की, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि जनगणना की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति से ही होती है। इतनी बात ध्यान में हुई। अब हमने अभी जाना कि राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति वो नाममात्र एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। तो लगाकर स्टार लिख दो कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नाममात्र एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है, ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति का पद एकता व अखंडता का प्रतीक होता है। क्योंकि यह सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, इसलिए जो पद होता है वो पद क्या होता है? एकता और अखंडता का क्या होता है? प्रतीक होता है। अब आगे बात करते हैं कि आगे राष्ट्रपति से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी बातें बनती है वो भी देखो कि राष्ट्रपति से और क्या क्या। राष्ट्रपति बताओ, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति मनोनीत होता है, चयनित होता है, ये क्या होता है? तो राष्ट्रपति होता है मनोनीत, निर्वाचित होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना मनोनीत होता है ना चयनित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। क्योंकि भारत क्या है? एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। जनता क्या करती है? स्वयं शासन का जो हेड होता है उसको चुनती है। क्या, किसको चुनती है? जनता स्वयं चलती है। देखना कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है क्योंकि भारत एक कौन सा राज्य? गणराज्य है। गणराज्य, भारत एक क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर शासन, जो भी यहाँ पर देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो वंशागत ना होकर क्या होगा? चुना जाएगा, निर्वाचित होगा। जनता स्वयं उसको चुनती है। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि भाग लेते हैं और भाग लेकर किसका चुनाव करवाते हैं? वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिएगा आगे की बात की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, बताओ वर्तमान में राष्ट्रपति
वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अब रामनाथ कोविंद है। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि बताओ ये व्यक्तिगत रूप से कितने हैं और क्रम से कितने हैं। व्यक्तिगत रूप से या मैं बोलूं क्रम से और व्यक्तिगत रूप से ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्रम से का मतलब होता है अब तक जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं उनमें इसका कितना नंबर का क्रम है। व्यक्तिगत का रूप में मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनता है या 3 बार राष्ट्रपति बनता है तो वो केवल एक ही बार राष्ट्रपति गिना जाएगा। कितनी बार गिना जाएगा? एक ही बार। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो एक क्रम से तो है 17वें नंबर के और व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। इतनी बात हुई क्लियर। ये थी राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले सामान्य जानकारियां जिनको आपको पता होना चाहिए। मैंने वो जानकारियां आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको वो समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 52। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे और एक एक अनुच्छेद से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा जी? राष्ट्रपति होगा। यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में यह चीज कही गई है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अब देखिएगा अनुच्छेद 53। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 के 2 भाग हैं, यानी इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। कितने भाग? 2 भाग हैं। अब बताओ 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है 53A। बताओ 53A में किसका उल्लेख हुआ है? 53A में उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है कि संघ की संपूर्ण जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन यह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। किसके माध्यम से करवाएगा? लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। सेकंड बात यह भी कही है कि लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53A में कहा गया है कि संघ की जो संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति क्या होगा? इन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करेगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यहां पर अधीनस्थों का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। यानी जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो कौन होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, अर्थात नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो कौन होती है? राष्ट्रपति होता है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। तो मैंने लिखा कि 53A में संघ की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यह अधीनस्थ का अर्थ है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, अर्थात राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है एवं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इतनी चीज आपने नोट की होगी। उसके बाद में चलते हैं अनुच्छेद 53B की ओर। चलो, आपने नोट किया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएं और आप जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उनको आप देख सकें। अब देखो, हम बात करते हैं अनुच्छेद 53B की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 53B। अब बताओ अनुच्छेद 53B की हम बात करें तो अनुच्छेद 53B में क्या कहा गया है? 53B में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति होगा। कि यह तीनों सेनाओं का
सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। कौन होगा जी? राष्ट्रपति होगा। कि राष्ट्रपति क्या होगा? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 बी के तहत कहा गया है। अब बताओ अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल। आप बताओ राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। यानी संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे या भाग लेते हैं। इतनी चीज हुई क्लियर। अब बताओ राज्यसभा, लोकसभा अर्थात संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान में रखना मनोनीत नहीं, मनोनीत देखिएगा, संसद, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जबकि लोकसभा में कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी राष्ट्रपति ने क्या करता है? मनोनीत करता है। और ये इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने दिया जाएगा तो ये संभावित है राष्ट्रपति को क्या देंगे? वोट देंगे। तो ये हितों का मामला है, फिर टकराट हो जाएगी। इसलिए इनको भाग लेने की अनुमति नहीं है। कि जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है, उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन से ले सकते हैं? राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसी के साथ में ध्यान में रखना कि नवीनतम व्यवस्था के अनुसार जो पुदुचेरी विधानसभा और एक कौन सी दिल्ली की विधानसभा है, उसके जो निर्वाचित सदस्य, इसी के साथ में ध्यान रखना, पुदुचेरी विधानसभा व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि ये जो पुदुचेरी और दिल्ली जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये भाग लेने की जो पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन यानी 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 1992 के तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि इनके सदस्यों को, जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके सदस्यों को भी क्या होना चाहिए? राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाए। और 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत में व्यवस्था कर दी गई कि इनको भी क्या है? इनकी भाग लेने की अनुमति है। अब देखिएगा और ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के इनमें डाले गए कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, अन्यथा राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाती है। कि 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना होता है, अन्यथा इनकी जमानत जब्त हो जाती है। दोस्तों इतनी बात आज हमने राष्ट्रपति के बारे में जानी। आगे की क्लास को, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद।